Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel. Dear students, how are you? I hope you will be very well. पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं लेटर के लिए, हाउ टू राइट लेटर। लेटर राइटिंग में हमने 3 तरह के लेटर आपको बताए, पर्सनल लेटर, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन जो कि ऑफिशियल लेटर में आता है, और इसके अलावा बिजनेस लेटर बताए थे। और पिछले तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम 22 से शुरू हो रहे हैं यूपी बोर्ड के, तो इसमें 10th क्लास का पेपर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं और जिनको ये पता नहीं होता है कि हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, और जिसकी वजह से अगर उनको आता तो सब कुछ है लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि आप कैसे 10th क्लास के, एक मेरे पास मॉडल पेपर है जो कि मैं भी आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। देखिए है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2023-2024। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो हम आइए अब आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, हाउ टू सॉल्व 10th क्लास इंग्लिश पेपर यूपी बोर्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इसकी PDF हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले देखिए यहाँ समझाया गया है, ऊपर लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2023-2024। ये यूपी बोर्ड का है मॉडल पेपर। और इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले टाइम 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया गया है। मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का आपका पेपर होगा। बाकी के 30 नंबर जो है आपके प्रोजेक्ट वर्क के रहते हैं, जो कि आपको प्रोजेक्ट वर्क पहले ही हो चुका है और कॉलेज के द्वारा आपके नंबर वो भर के जाते हैं। जितना आपने अच्छा वर्क किया है उतना उसी हिसाब से आपके नंबर वहाँ पर मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले करना क्या है हमारे लिए कि जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये सामान्य निर्देश जिनको कहा जाता है ये ध्यान से पढ़ लेने हैं कि इसमें क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट 15 मिनट्स का मतलब होता है पहले 15 मिनट आर अलॉटेड दिए गए हैं या अलॉट किए गए हैं टू द कैंडिडेट के लिए, यानी अभ्यर्थी के लिए, फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, कि वो इन पहले 15 मिनट में बैठ करके अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लें। यानी पहले 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए कि आप पूरा पेपर पहले 15 मिनट में पढ़ लें। और दूसरा दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर अनिवार्य हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और तीसरा है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अगला 4th में कहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तो पार्ट ए के अकॉर्डिंग ये है कि इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न इसको कहा जाता है। 20 मल्टीपल चॉइस प्रश्न आप यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए, कैरिंग 1 मार्क ईच, और हर एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। तो इस हिसाब से 70 माइनस अगर हम 20 कर देते हैं तो रिटन वर्क आपका जो रह जाएगा 50 मार्क्स का रह जाएगा। बाकी 20 मार्क्स आपके जो है वो फुल के फुल है। अगर आपने सही कर दिया तो आपको सही उसका 1 मार्क मिलेगा, गलत हो गया तो आपका गलत नंबर कट जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा ये। और अभी ये भी बताएंगे कि आपको ये कैसे करना है। तो नंबर 5 में कहता है रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। अभी होगा क्या कि आपको ये 20 नंबर जो है 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं
वो OMR शीट पर करने हैं। और OMR शीट पर ध्यान रखना है कि आपको ओनली ऑन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, नॉट यूज जेल पेन और नॉट यूज स्केच पेन, और केवल आपको काले रंग का बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। ये वाला भी थोड़ा सा कंप्यूटर से OMR शीट चेक होती है तो ब्लू मान नहीं रहता है, हालांकि पहले होता था, लेकिन अब यहाँ पर ओनली ऑन ब्लैक ही रहेगा। तो आगे है, डू नॉट इरेज कट आर यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। आपको OMR शीट पर किसी इरेजर का यूज नहीं करना है, इससे आप इरेज करें, मिटाएं। कट और यूज, ना ही आपको उसको काटना है और ना ही आपको उस पर वाइटनर का यूज करना है OMR शीट पर। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए सपोज दैट आपने दो विकल्पों को, दो ऑप्शंस को ब्लैक कर दिया, अब पता लगा कि दो जब हो जाएंगे तो उनमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप एक पे वाइटनर लगाते हैं तब भी गलत है, एक को ब्लेड वगैरह से स्क्रैच करते हैं तो भी गलत है, इरेजर का यूज करते हैं तब भी गलत है, या आप क्रॉस मार देते हैं इसे इस तरह से तो भी ये गलत माना जाएगा। इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि विस्तृत प्रश्न कह सकते हैं, जिनको आपको लिखना है। पार्ट ए में केवल ऑब्जेक्टिव है और पार्ट बी में लिखने वाले क्वेश्चन हैं। और 7 ये कहता है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर प्रश्न के सामने नंबर दिए गए हैं, उसके सामने ही नंबर लिखे हैं कि ये कितने नंबर का है। तो अब पार्ट ए के लिए पहले हम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात होती है, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँ तो एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है कि आप पेपर देखते ही पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हड़बड़ाने लगें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप मजबूत होकर के एग्ज़ाम दीजिए और किसी प्रकार से पेशेंस आप बना कर रखिए, पेशेंस को नहीं खोना है। और सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसके बाद आप वो करें जो आपको उससे कम आता है, उसके बाद वो करें जो आपको और कम आता है। लास्ट में अगर आपको लगता है कि जिसमें कुछ नहीं आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य सभी हैं। अब गलतियां कहाँ पर होती हैं स्टूडेंट्स से जिसमें उनके मार्क कटते हैं, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट ए में दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है इसे, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। ये लिखा है यहाँ पर, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch we do not hear it, when very high we do not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes. Yet he not only does not strike but blesses his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि इसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। अब आपको इसमें से जो भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसे इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, इनमें से जो भी आपको ठीक लग रहा है उसको आप क्या करेंगे, OMR शीट पर A B C D जो भी है उसको आप ब्लैक कर देंगे। और देखिए, ब्लैक करने का तरीका क्या रहता है, मान लीजिए ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह से ही दिया हुआ है, ये है A B C और D। तो इसको करना है, जैसे मान लीजिए B ठीक है तो इसको हम पूरा का पूरा ब्लैक करेंगे, आधा ब्लैक नहीं होना चाहिए, पूरा ब्लैक कर देंगे, थोड़ा भी छूटा हुआ
नहीं होना चाहिए। थोड़ा अगर बाहर हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन गोला पूरा से पूरा ही सर्कल जो है ब्लैक होना चाहिए। तो इसी तरह से जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल हैं, वो इसी तरह से करने हैं। इसके बाद देखिए आते हैं हम पार्ट बी पर। तो पार्ट बी जैसे मैंने अभी बताया कि ये पूरा रिटन है, इसको आपको कॉपी पर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैराग्राफ से निकालने हैं। अब देखिए पार्ट बी है। मान लीजिए पार्ट बी को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट बी हम यहाँ पर डाल देंगे। हमने शॉर्ट जो पार्ट बी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो पार्ट बी लिखेंगे और मैंने यहाँ हाईलाइटर का यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको स्केच से, मोटे स्केच से दिखा देंगे कि हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है कि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि इंग्लिश का पेपर आप देने जा रहे हैं और काफ़ी क्या लिख देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं तो पार्ट बी में क्या है, इन्होंने लिखा प्रश्न नंबर, ऐसे डालते हैं बच्चे बहुत से, इनको नहीं पता है क्या करना है। 1 का उत्तर जो वो हिंदी में यूज कर रहे हैं वही वो करने लगते हैं और यहाँ पे उन्हें ए बना करके यहाँ पे आगे लिख दिया। लेकिन ये टोटल इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो ये मेथड जो है वो गलत है। अब सही क्या होगा, सही आपको ये लिखना है। देखिए आपको सबसे इजी ये रहेगा, अगर आप इसी हिसाब से लिख रहे हैं तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 एपोस्ट्रोफी लगाएंगे आंसर। ये बिल्कुल हिंदी वाली उस पर तर्ज पे आ गया, जैसे हिंदी में है वैसे ही आ जाएगा। दूसरा और अच्छे उसमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। ये 3 मेथड हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने ये डाल दिया, अब मान लीजिए हम ए का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए आंसर ए। अब ए का जो भी आंसर आएगा, आपने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद देखा ध्यान से, तो जैसे होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, मतलब कहने का ये हुआ, पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लें तब आंसर देना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है। उसका यहाँ पूरा पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है और इसका आंसर इसी पैराग्राफ में छुपा होगा। बस उसको लिखना आपको अपने सरल शब्दों में है ताकि आप अच्छे से उसको, और हैंड राइटिंग का आप बिल्कुल से ध्यान रखेंगे, हैंड राइटिंग गलत ना हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब आता है राइटिंग की बात करते हैं। आप जो भी चीज़ सॉल्व करें उसके लिए आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दें। राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग को आपने हाईलाइट कर दिया, इस तरह से हाईलाइट किया और इसमें वही चीज़ आई निकल कर, और ये चीज़ें हम लिखेंगे ब्लैक स्केच ले सकते हैं हेडिंग के रूप में, ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं आप, और या फिर आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। देखिए ब्लैक स्केच का तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें जेल पेन का यूज नहीं करना है। डोंट यूज जेल पेन। जेल पेन अगर आप यूज करते हैं तो समझ लीजिए वो उसका राइटिंग उससे ख़राब होता है और जितना अच्छा आप लिखते हैं उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी हम लिख देंगे। आपको जो भी मेथड पसंद है, मैंने वाली में बीच वाला लिख दिया कि सॉल्व
क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है, राइटिंग में एप्लीकेशन लेटर लिखा है, राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। और या फिर और करके दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। अब ये लेटर जो है मैंने पिछले वीडियो में लेटर की वीडियो बनाई है, इसको आप वहाँ से इसका पूरा मैटर समझ सकते हैं कि पर्सनल, ये ऊपर वाला पर्सनल लेटर है और नीचे वाला एप्लीकेशन है, दोनों के बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ पर जब और लिखा है तो और का मतलब होता है या फिर अथवा। इसका मतलब ये होगा चाहे आप पहला वाला करें चाहे ये वाला करें, ठीक है, चाहे आप लेटर लिखें चाहे एप्लीकेशन लिखें, दोनों नहीं लिखना है क्योंकि दोनों आपका समय भी जाएगा और इसके अलावा क्या होगा, समय जाने के साथ साथ आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। मतलब मार्क्स आपको एक में ही मिलेंगे, चाहे पहले वाले में मिलें या दूसरे, जो पहले लिखा हुआ आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, दूसरे वाले मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो कट कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब यहाँ इसको करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, एप्लीकेशन या फिर लेटर का। अब आपको जो भी चीज़ ठीक लगे, लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं। और मैटर वही रहेगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। पिछले 3 वीडियो हैं लेटर राइटिंग के, आप तीनों वीडियो के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ से जा करके देख लेना। अब हम आते हैं आगे ठीक तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, ये राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल में एक क्राफ्ट एग्जीबिशन लगी हुई है जिस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, और रिपोर्ट कितने में लिखी है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखी है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके हिंट्स आपको दे रखे हैं, व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, गैदरिंग, अदर स्टॉल्स, ETC ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पर भी देखिए वही बात आई है, या वाला ये दे रखा है या ऑब्लिक अथवा, इन दोनों में से कोई एक करना, चाहे पहला कर लो चाहे दूसरा कर लो। दूसरे में क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आप नीचे एक पिक्चर दे रखी है, इसको आप देखिए। टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, इससे आपको कुछ क्लू लेने हैं। राइट एन आर्टिकल, और एक आर्टिकल लिखना है ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान पर एक आपको राइटिंग आर्टिकल लिखना है। कितने में, 80 से 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको एक ये लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। अब आपको जो भी चीज़ ईजी लगे आप वो लिख सकते हैं। पहला वाला अगर आपको ईजी लग रहा है तो पहला कर लो, दूसरा ईजी लग रहा है तो दूसरा कर लो। लेकिन इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए आपने क्राफ्ट एग्जीबिशन पर कुछ लिखने जा रहे हैं, सपोज दैट आपने क्या किया, हम आपको ईजी लग रहा है क्राफ्ट एग्जीबिशन, तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, पहले तो लिखेंगे वही सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपने क्या किया, ब्लैक पेन से लिखा है, और अगर हाइलाइटर का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे हिसाब से आप एग्ज़ाम में हाइलाइटर यूज ना करें तो अच्छा है। इसके लिए आपको ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक पेन ही पर्याप्त है। अब इसके लिखना क्या है आपको, ए रिपोर्ट, ए रिपोर्ट, आगे क्या है, ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन, ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। इसको आप क्या करेंगे, कॉमर्स पे लगा देंगे, और इसको भी लिखेंगे हम ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक स्केच से। देखो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 1 by 1 जैसे हमें हिंट्स दे रखे हैं, तो पहले इन्होंने हिंट्स दिया है व्हेन, यहाँ पर व्हेन लिखेंगे, इसका एक हमने टॉपिक तैयार लिख लेना है।
थोड़ा वैन को हमने स्केच से लिखा, और इसके बाद हम उठाएंगे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर डैश देंगे और ब्लू पेन उठा करके यहाँ से आगे लिखना शुरू कर देंगे। देखो, तो इसको, ये पहला टॉपिक हमारा हो गया। इसके बाद हम दूसरा हेडिंग जो स्केच डालेंगे, पहला स्केच हेडिंग हो गया, दूसरा हेडिंग डालेंगे देखिए स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई, इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ब्लैक स्केच से लिखेंगे और इसके आगे हम जो भी हमारा डैश मारेंगे और डैश मार के हम आगे लिखना ब्लू पेन से लिखना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर हिंट्स दे रहे हैं कि ये ब्लू पेन का आपको यूज आगे करना है। यहाँ पर भी आपको ब्लू पेन से लिखना है, क्योंकि थोड़ा सा आप स्पेस दे करके ही लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो है एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम्स। क्राफ्ट आइटम्स, इसको भी आपने ब्लैक स्केच से लिख दिया, ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक पेन से, और आगे आपने क्या किया, इसको डैश लगा दिया और इस पर भी लिखना आपने शुरू कर दिया। 2 लाइन 3 लाइन जैसे भी आप देखें। यहाँ पे देखिए वर्ड्स जो है कोई लिखने को गिनने को नहीं बैठता है। कोई भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है जो आपके कॉपी में वर्ड्स आपके काउंट करे। 80 to 100 का मतलब है, आप मान लीजिए आपने एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स आप लिख रहे हैं, 10 वर्ड्स लिख रहे हैं या आप कम लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप 10 वर्ड्स का मतलब बनता है 10 लाइन आप लिख दीजिए। 10 लाइन में जो होगा लगभग 80 to 100 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। देखो, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एग्जीबिटेड आइटम्स के बारे में हम लिखेंगे, क्राफ्ट आइटम्स को, और उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा गैदरिंग। इसमें गैदरिंग के बारे में लिखेंगे। हाँ, मैं भी बता रहा था कि 10 लाइन्स का 10 वर्ड्स आपके एक लाइन में है, तो आप 10 लाइन लिख दीजिए, 80 to 100 वर्ड्स हो जाएंगे। आपको वर्ड्स गिनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक एक वर्ड ना कोई वहाँ आपका गिनने को बैठा है और ना ही आपके पास समय है जो आप गिनने बैठ करके। और इसके बाद गैदरिंग लिखेंगे, तो गैदरिंग लिखा, और गैदरिंग के बाद नेक्स्ट जो रहेगा अदर स्टॉल्स। अदर स्टॉल्स, इसको हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ हेडिंग, ये दोनों ही हेडिंग है, ठीक। और इसके बाद रहेगा अदर स्टॉल्स, हो गया। अदर स्टॉल्स के बाद रहेगा ओवरऑल एक्सपीरियंस। ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका जो पूरा अनुभव क्या रहा, इससे आपने क्या सीखा या क्या आपको अच्छा लगा इसमें, वो पूरा अनुभव आपको यहाँ पर शेयर कर देना है, यहाँ पर इसको लिख देना है पूरा। और इस तरह से ये आपका एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह से जो दूसरा इसमें ऑप्शन ने दिया है इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान, तो यहाँ पर ये जैसे गोल गोल इस पेपर में आप देख रहे हैं, ये गोल गोल बॉक्स दिए हुए हैं और हर बॉक्स में ये लिखा हुआ है। जैसे पहले यहाँ बीच में इंटरनेट लिखा है, यहाँ लिखा है कम्युनिकेशन फोरम, सोशल एलिनेशन, साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन कोर्सेज, एंटरटेन, ऑनलाइन शॉपिंग। तो इंटरनेट, अगर आप इसमें करना क्या है, आपको हर एक पॉइंट को उठाते चले जाइए। अगर आपको जो लगता है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप लिख देंगे। एंटरटेनमेंट इंटरनेट से होता है, उसके बारे में लिख देंगे। और आपको ये लगता है कि फ़ायदेमंद है तो फ़ायदेमंद लिख दो, नुकसान है तो नुकसान लिख दो। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन कोर्स में जैसे
बहुत सारे कोर्स होते हैं फ़ायदेमंद होते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स तो लगभग मान के चलिए फ़ायदेमंद ही है। फिर इंटरनेट एडिक्शन है, साइबर क्राइम, ये बहुत नुकसानदायक है, इसके नुकसान है, तो उसके बारे में लिख देंगे हम। तो इस तरह से 80 to 100 वर्ड सेम उस रिपोर्ट की तरह ही लिखना है, और इसमें हर एक का पॉइंट डालते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। और अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये पार्ट आता है ग्रामर का। ग्रामर में क्या दिया है इन्होंने कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आ गई, ग्रामर से उठाया गया है। इसे द बॉय से टू द टीचर प्लीज़ गिव मी वन डेज लीव। तो इसको हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट बना हुआ है और डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे और बस लिखेंगे जब, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, केवल आपको आंसर देना है। बस लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ आप लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, और इसको हमने क्या किया, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को हाईलाइट कर दिया है, ब्लैक पेन से लिखा। और इसका क्या है, पहला ए है, तो ए में हम लिखेंगे इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट बना हुआ है, तो अब हमने चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में। बस आप यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर शो कर दीजिए कि आपने क्या किया है, बस यहाँ लिख करके उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए, बस आगे इसके लिख दीजिए। ऐसे ही चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ बी डालेंगे और आगे लिख देंगे पैसिव वॉइस। इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है और इसको पैसिव वॉइस में लिख देंगे। इसके बाद आया है पंक्चुएट द फॉलोइंग, सी डालेंगे तो इसमें लिख देंगे पंक्चुएशन, क्योंकि आपने पंक्चुएशन को सही किया है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, उस गलती को आपने सही करके आगे लिखा है। और बड़ा इजी सा रहता है ये, इसकी पंक्चुएशन में क्या रहता है, जैसे आपको ये बताना कहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा जाना है, कहाँ कॉमा लगना है और कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है। बाकी कोई भी वर्ड इधर से उधर नहीं करना है, बस यूँ के त्यों में ही हमको सही करना है। इसे हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। यहाँ एच स्मॉल में तो इसको कैपिटल कर देना है। आई हमेशा कैपिटल में आती है, जब भी सिंगल आएगी वो कैपिटल में आएगी। अब यहाँ कांट लिखा तो बीच में अपोस्ट्रोफी कॉमा लगना था। कम बिकॉज यहाँ पर आई कैपिटल में, एम इल और आगे फुल स्टॉप लगा देना है। बस इतना करने पर आपको इसमें पंक्चुएशन में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 2 नंबर का है, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे इस तरह से। और इसके बाद आता है डी। डी में दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब आपको इसमें क्या है, ट्रांसलेशन करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ लिख दो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये आप लिख दीजिए। इसको हमने क्या किया है, हिंदी से इंग्लिश में बदला है, बस ये लिख दीजिए ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। और इसमें ये जो भी सेंटेंस दिया है, इन सेंटेंस को आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखते चले जाना है। अब इसके बाद इसी में अगला पोर्शन आता है लिटरेचर का, तो आगे आप लिख सकते हैं, जैसे ये 4 वाला था, ये ग्रामर का था, तो ऊपर आप यहाँ पर ग्रामर डाल सकते हैं और ग्रामर लिख करके आप इसको हाईलाइट कर देंगे। और इसके बाद लिटरेचर का पोर्शन है, तो यहाँ से आप इसको लिटरेचर कर देंगे और लिटरेचर करने के बाद इसको इस तरह से करेंगे। देखिए लिटरेचर वाले पोर्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चंस दिए हैं और जो आपने बुक्स पढ़ी हैं उस बुक से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। जैसे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। हर एक के लिए 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 3 + 3 = 6, 3 नंबर के दोनों प्रश्न हैं। अब यहाँ पर पहला दिया है, आपको वही लिखना है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, यही आपको लिखना है।
और इसको लिखने के बाद में आपको करना क्या है, अब आपको ए वाला करना है तो आप ए लिख दीजिए और ए लिख करके आप इसका आंसर लिखते चले आइए। अगर इसमें कुछ हेडिंग्स है तो हेडिंग, और बस 30 to 40 वर्ड्स मांगा, इसका मतलब आप 3 से 4 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, यानी ज़्यादा करें तो 3 to 5 लाइन्स में इसका आंसर आपको दे देना है। इससे ये क्लियर हो जाएगा आपके 30 से 40 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, और ये इतना कर देंगे तो आपके 3 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पर भी देखिए और दे रखा है, और से वही बताया मैंने, या फिर अथवा, इसमें से दोनों में से आपको कोई एक करना, चाहे ये करिए चाहे ये करिए। और इसके बाद बी वाला दिया है, इसमें भी अथवा दिया है, इसमें से चाहे पहला ये करिए चाहे फिर ये करिए, जो आपको आसान लगे, इजी लगे, जो आपको लर्न हो वो आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। 6 में क्या दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पर 60 वर्ड्स में दोनों में से किसी एक का आंसर देना है, चाहे आप ए का ऑप्शन आंसर दे सकते हैं चाहे बी का आंसर दे सकते हैं। लिखेंगे वही सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, और 6 को यहाँ पर आपने हाईलाइट किया। इसका आप ए कर रहे हैं तो ए कर दीजिए, और बी कर रहे हैं तो आप बी कर दीजिए, जो आपको इजी लगे वो आप कर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप ए करिए चाहे बी करिए, दोनों में से कोई आपको एनी वन करना है। ये नहीं कि आप दोनों करेंगे, दोनों करके आपका टाइम ख़राब होगा। और इसलिए 60 वर्ड्स लिख रहा है तो 60 वर्ड्स का मतलब आप मान लीजिए आप 6 to 8 लाइन्स यहाँ पे लिख दीजिए, आपके 60 वर्ड अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। इस यहाँ 40 वर्ड्स में लिखना है। 40 वर्ड में क्वेश्चन नंबर वही सॉल्व क्वेश्चन नंबर लिखिए, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या करना है, इसको आपको 40 वर्ड्स में, वही आप 40 वर्ड्स का मतलब 3 to 5 लाइन्स लिख दीजिए, और दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पर करना होगा। चाहे तो आप ऊपर वाला ये वाला कर लें चाहे ये वाला कर लें, क्योंकि या का यह दे रखा है, या आप समझ सकते हैं कि चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए, आपको नंबर उतने ही मिलने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको यहाँ हाईलाइट किया। और अथवा में एक चीज़ और होता क्या है, मिस्टेक हो जाती है, तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 7 ही डाला है तो ये भी लिख दें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, ये लिख देंगे आप तो भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर 3 पोइम्स के नाम दिए हुए हैं जो आपने पढ़ी होंगी, और इन पोइम्स में किसी एक पोइम्स का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब सेंट्रल आइडिया क्या होता है, एक पोइम का पूरा सारांश, जो आपने पोइम पढ़ी है उसका मुख्य विचार क्या है, वो पोइम किस पॉइंट को लेकर के बता रही है, बस उसके बारे में आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिख देना है, वही लिख देंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन लिखते जाएंगे, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 8 इस तरह से लिख जाएंगे। और पार्ट ए पार्ट बी, अब यहाँ पर क्या रहेगा, सेंट्रल आइडिया होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप सेंट्रल आइडिया, और जिसका भी लिखेंगे आप उस पोइम का नाम डाल देंगे। मान लिया आप फायर एंड आइस का लिख रहे हैं, एंड आइस का लिख रहे हैं, तो इसको बस लिख करके ये दोनों मोटे पेन से आप लिखिए, या स्केच पेन से लिखिए ब्लैक से, या ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। कितने वर्ड्स में, 30 से 40 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। 30 से 40 वर्ड ऐसे मैंने बता दें, 3 से 5 लाइन आप लिख देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग
इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको इनमें से यहाँ पर भी 2 दिए हैं, 4 नंबर के हैं ये, तो इन 2 में से कोई आपको लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो चाहे पहला कर दीजिए चाहे दूसरा कर दीजिए, बस जो भी करें आप ए कर रहे हैं तो ए लिख दीजिए और बी कर रहे हैं तो बी लिख दीजिए। बाकी सॉल्व क्वेश्चन नंबर को लिखना ही लिखना है, जो आपको इजी भी लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने 10th क्लास के यूपी बोर्ड के 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व किया। कैसे हम सॉल्व करें, एग्ज़ाम में कैसे लिखें ताकि हमको मार्क्स अच्छे मिलें, वो आज हमने बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो जो आएगा हम इंटरमीडिएट के पेपर को लेकर के बनाएंगे कि इंटरमीडिएट का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जितने भी 10th क्लास वाले हैं, उनके भाई बहन जो भी कुछ हैं इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उन तक वीडियो आप अगली वाली पहुंचा देना। फिलहाल आज की वीडियो अगर इंटर वालों के पास पहुंच रही तो वो 10th वालों के पास ज़रूर भेज दें। और अब अगले वीडियो को लेकर के आएंगे। चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।